खान साहब ने आज सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि जो बजट पेश किया गया है उससे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने बाद ये लोग इस कश्ती से छलांग लगा देंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि IMF खुश नहीं है, ये जो इन्होंने कुछ बराए नाम टैक्स रिलीफ का ऐलान किया है जिसकी कुल मालियत कुछ भी नहीं बन। अभी तक IMF का कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिससे पता लगे कि वो क्या सोच रहे हैं। आम फलों का बादशाह कहलाया जाता है, एक्सपोर्ट्स होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना है। हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, इसलिए जितने सीड्स है आप इंपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली। 60 रुपए में दिवालिया हो जाता है तो फिर तो बहुत संजीदा सोचने की जरूरत ही है क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। जनाब, 2 रोज पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कौमी असेंबली में बजट पेश किया और ये मुस्लिम लीग नून का पहला और गालिबन अगर कहा जाए तो गलत नहीं हो सकता कि शायद ये आखिरी बजट भी साबित हो सकता है, क्योंकि खान साहब ने आज सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि जो बजट पेश किया गया है उससे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने बाद ये लोग इस कश्ती से छलांग लगा देंगे, जिस तरह का बजट पेश किया गया। लेकिन माजी बड़ा तल्ख होता है। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जब आप अपोजिशन में होते हैं तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो अपनी ही बातों की नफी कर देते हैं। जनाब, ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, 750 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। किसमें? पेट्रोलियम लेवी की मद में। यानी मैं और आप जो बाइक या गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, पूरा पाकिस्तान पेट्रोल डलवाता है। जनाब, तेल की जो खपत है ना, तेल जो इस्तेमाल होता है जिसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ये मंथली के हिसाब से 1.5 अरब लीटर है पूरे पाकिस्तान का। पूरा पाकिस्तान एक दिन में 1.5 अरब लीटर पेट्रोल डलवाता है। और अगर इसको महीने में कन्वर्ट कर दिया जाए, सॉरी मैंने मंथली आपको बताया, और ईयरली की बात की जाए तो जनाब ईयरली 18 अरब लीटर पेट्रोल डलवाया जाता है। यानी एक महीने में 1.5 अरब लीटर और एक साल में 18 अरब लीटर पेट्रोल डलवाया जाता है। और इसमें जनाब जो पेट्रोल की कीमत है वो अपनी जगह, जो भी अभी पेट्रोल की कीमत है ना वो अपनी जगह, लेकिन अगर इसमें 30 रुपए का पेट्रोलियम लेवी का इजाफा कर दिया जाए, यानी इसकी कीमतें जो अभी हैं इसमें 30 रुपए टैक्स लगा दिया जाए, जिसको लेवी का कहा जा रहा है कि 30 रुपए इजाफा कर दिया जाए, तब भी ये 750 अरब रुपए का जो हदफ है यह हासिल नहीं किया जा सकता। अगर 1 जुलाई से जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इसमें 50 रुपए इजाफा कर दिया जाए, तब यह 750 अरब रुपए का जो हदफ है वो काबिल कबूल हो सकता है एक साल के अंदर। लेकिन अभी रुकिए जनाब, फिल्म अभी बहुत बड़ी है। अभी इस 30 रुपए नहीं समझेंगे आप, 30 रुपए इजाफा हो रहा है। 24 रुपए पेट्रोल के फी लीटर पर इस वक्त गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट 1 लीटर पर 24 रुपए सब्सिडी दे रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जनाब ये सब्सिडी क्या होती है ये तो भूल जाइए आप, अगले महीने से सब्सिडी नहीं होगी, तो ये 24 रुपए उसमें ऐड करें जो कि पेट्रोलियम लेवी की मद में लिया जाएगा। यानी अगर मैं 30 रुपए भी लगाऊं और उसमें 24 रुपए इजाफा करूं तो ये बनता है 54 रुपीज। तब भी वो अहदाफ जो मुकर्रर किया गया है इसी हुकूमत ने ये हासिल नहीं किए जा सकते। तो जनाब, बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बजट में अगर मैं आज आपको बोलूं ना मैं रात में चांद पे जा रहा हूं, तो आप ये सवाल करेंगे भाई कैसे, किस तरह से? यही चीज बजट के अंदर है। आदाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन कैसे उसको हासिल करना है इसका रास्ता किसी के पास नहीं है, खुद मिफ्ता इस्माइल साहब के पास नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम के अंदर ये बात बोली थी कि जनाब पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन उनसे सवाल किया गया क्या बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। तो उन्होंने अपने मुंह से बात कही है, जो कि वजीर खजाना है, जो कि हुकूमत में है, और हुकूमत का काम होता है अवाम को रिलीफ देना। वो ये बात कर रहे हैं कि अभी 2-3 महीने बाद जब आपको बिजली का बिल आएगा ना तो आपको एक जबरदस्त किस्म का झटका लगेगा। और उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। ये वो हुकूमत है जो ये बात कहकर आई थी कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। आवाम को खान साहब की हुकूमत ने महंगाई के बोझ तले दबा के मार दिया है, इसलिए खान साहब का जाना जरूरी है, हमारा आना जरूरी है। ठीक है जनाब, अब वो कहते हैं कि बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, साथ साथ चले बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है यार, आप बढ़ा दें, हर हुकूमत आती है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है, लेकिन साथ साथ आवाम के लिए दूसरा रिलीफ ये होता है कि उसको मार्केट में जॉब्स वाफिर मिकदार में मिलें। अगर कीमतें बढ़ेंगी तो आपकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, जॉब होनी चाहिए। जनाब, सीमेंट जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, और कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये एक शोबा नहीं है, ये 50 से ज्यादा शोबे हैं जो कि इससे लिंक्ड चल रहे होते हैं। सीमेंट की सेल में 17% कमी आई है।
इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जॉब्स किस हद तक गायब होती हुई नजर आएंगी। इन तमाम चीज़ों पर जनाब बात करेंगे। हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आप लोगों ने पिछले साल पेट्रोलियम लेवी की मद में हदफ मुकर्रर किया था 610 अरब रुपए का, और गालिबन शायद 1.5 अरब रुपए आप लोग हदफ हासिल कर सके थे, बाकी आप इसको हासिल कर ही नहीं सके थे। अब ये 750 अरब रुपए का हदफ है, यानी टैक्स है, ये भी लिया जाएगा और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी किया जाएगा। कहां जाएंगे सर अवाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले साल जब हमने हदफ रखा था तो उस वक्त जाहिर है कि हमें नहीं पता था कि यूक्रेन का ये क्राइसिस होने जा रहा है, और जैसे जैसे यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से तेल की कीमतें मज़ीद ऊपर हुई, खान साहब को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया कि इतना ज़्यादा बोझ आवाम पे नहीं डाला जा सकता, और इसलिए सब्सिडी दी गई। और आपको पता है कि सब्सिडी के ऊपर भी जो हमारे पास मुआशी जादूगर हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया कि आप लोगों को सब्सिडी ना दें। अच्छा, अब आती है इस हुकूमत के ऊपर। देखिए, इस वक्त जो मसला है ना, आप ये देखिए कि ये जो बजट है ये एक्चुअली तो बजट नंबर 2 है। पहले तो एक मिनी बजट तो ये दे चुके हैं, 30 रुपए का इजाफा हो चुका है। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हो चुका है। तो पहले बजट आए जी जी एक बजट जो है एक बजट जो है वो ये आ गया, और इसके बाद भी एक मिनी बजट आएगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि IMF खुश नहीं है, ये जो इन्होंने कुछ बराए नाम टैक्स रिलीफ का ऐलान किया है जिसकी कुल मालियत कुछ भी नहीं बनती जो नए टैक्स के मुकाबले में, वो भी लगता है कि गालिबन वापस लेने की बात कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि अभी नंबरों पे और इकोनॉमी पे बात करती है, लेकिन जो रवैया है कि आप ये देखें कि आप ये बात करें कि जी बिजली का झटका लगेगा, या आपको जी रिलीफ की बात ना करें, या उन्होंने पहले एक तकरीब में मजाक से ये कहा कि जी वो जहाज़ है, आपके लिए पेट्रोल महंगा हो गया है। ये जो मजाक है अवाम के ऊपर, इस आपको पता है कि क्या बीत रही है अवाम के ऊपर। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बेचारा जो अपना रोजी रोटी कमाने मोटरसाइकिल पे जा रहा है, वहाँ पर वो किस तरह जाएगा? और आप लोगों से मजाक कर रही हैं। मतलब पहले एक इज़हार हमदर्दी अगर हो दिल में तो फिर ये एक बात है ना कि आप आगे चलेंगे। तो एक तो लोगों का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, दूसरी बात ये है कि ये जो बजट दिया भी क्या है, ये तमाम मुसीबतें अवाम पे डाल के भी ये बजट ये खुद कह रही है कि शायद IMF को काबिल। अच्छा सर, सलमान शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 1 जुलाई से 30 रुपए कीमतों में इजाफा किया जाए लेवी की मद में, टैक्स की मद में, तब भी ये आदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किए जा सकते। आपको लगता है एक साल के अंदर 750 अरब रुपए का हदफ पेट्रोलियम लेवी की मद में अचीव कर लेगी हुकूमत? देखें, ये IMF को 50 रुपए पर लीटर का कह के आए हैं, इसके लिए इनको तब्दीली करनी पड़ेगी उसके कानून में। लेकिन ये 50 रुपए फी लीटर की बात करें, 30 रुपए से ज्यादा नहीं रिसीव कर सकते, वही वाला। ये जी बिल्कुल, तो वो उसमें तरमीम लाएंगे और ये 50 रुपए तक लेके जाने का इनका मंसूबा है, 50 रुपए फी लीटर का। अच्छा। आप अंदाजा करें कि अवाम पे क्या गिरेगी। उसके अलावा जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपने 24 रुपए की बात की, तो ये तो कहीं 300 रुपए लीटर के करीब हम बात कर रहे हैं। तो लोग तो घर बैठ जाएंगे, मईशत का पहिया रुक जाएगा, लोग अपने रोजगार कमाने बाहर नहीं निकल सकेंगे, और फिर इसका सेकंड राउंड इफेक्ट आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आपके जो बिजली के ये सब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आएंगे, और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी चीज़ों की, तो महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले जिसकी नज़ीर या मिसाल नहीं। तो ग्रोथ रेट इन्होंने 5% रखा है, ये वाकई में हो सकता है, होगा, या सिर्फ ये नंबर्स ही हैं? इसीलिए मैं आपके साथ वापस आऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6% रखा हुआ था। सलमान शाह साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, ये बताइएगा, बजट आप कैसे देख रहे हैं? जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, रियलिटी अगर मैं इसको तस्लीम करूं तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है इतना हदफ अचीव करना? देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ का हदफ तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी अभी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गया है, उसके साथ साथ जो आपके एक्सचेंज रेट है वो भी 200 से ऊपर है। उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि जो बिजली के निर्ख अभी पूरी तरह एंटर नहीं हुए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अभी तक पूरी तरह से लगी नहीं है। फिर ये जो टैक्सेस आएंगे आपके रियल एस्टेट पे, एक सेगमेंट था इकॉनमी का जिसमें खासी ग्रोथ आ रही थी, उस पर टैक्सेस और ट्रांजैक्शंस उनकी कम होगी, तो ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे फोर्स करती हैं।
सिमिलरली आप देखें कि बिजली की जो एक किस्म की रिटेल एंड पे ये कतगन लगाई गई है कि 8:30 के बाद दुकानें नहीं खुल सकती, तो वो सप्लाई चेन सारी की सारी जो है वो उससे इफेक्ट होगी। अगर दुकानें खुलेंगी नहीं, कारोबार उस तरह से नहीं होगा, ठीक है, तो पीछे से प्रोडक्शन को भी इफेक्ट आएगा और फैक्ट्रियाँ भी बंद होंगी। सो आई थिंक ये बड़ी अनसर्टेन चीज़ है। और सो ग्रोथ 5% मुश्किल है, इसी तरह इन्फ्लेशन 11%, वो उससे ज्यादा डेफिनेटली होगी। ये तो 20% से ज्यादा कह रहे हैं इन्फ्लेशन का मामला, कह रहे हैं ये जो 11% दी गई है गलत है। कॉम्बिनेशन करें तो वो एक किस्म का शॉट इन द डार्क ही है। मेन चीज़ जो है बजट में वो हमने ये देखनी है कि इसमें एक तरफ तो IMF की कुछ कंडीशनैलिटीज़ पे तो ऊपर बात की गई है, लेकिन बाकी बहुत सी और चीज़ें हैं जिन पे बात नहीं हुई। और फिर ये जो ज़ीरो रेटिंग वगैरह की है डिफरेंट सेक्टर्स की, वो भी IMF को एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी तक IMF का कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिससे पता लगे कि वो क्या सोच रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान का मेन इशू इस वक्त मेरा ख्याल है बजट तो अपनी जगह पे है, वो कारोबार चलाने के लिए बजट बड़ा ज़रूरी है, और उसका हमें पता है कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी बहुत है, अवाम पे बोझ भी बहुत पड़ेगा। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद क्या IMF प्रोग्राम बहाल होगा कि नहीं होगा, वो बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि उस अगर लेकिन सुना है सर मुज़ाकरात कामयाब हो गए इन लोगों के, मिल जाएंगे, अभी अगली किस्त मिल जाएगी जल्दी, ऐसी हैं खबरें? देखें ये तो अब IMF ने इंडिकेट तो अभी तक नहीं किया, और अभी तक जो है बातचीत इनकी उस तरह से नहीं हुई। ऑब्वियसली होपफुली हम सारे पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हो जाए, ताकि पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रीमियम रिस्क प्रीमियम है वो बहुत ऊंचा है, और हमें ये रिस्क प्रीमियम जो है ये अप्रैल की तकरीबन मार्च के अखीर और अप्रैल की बिगनिंग में जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कार्रवाई शुरू हुई है, चेंज, वो रिस्क प्रीमियम आसमान पे गया हुआ है, 5 गुना ज़्यादा है नॉर्मल से, और वो अभी तक वो नीचे नहीं आ रहा, वो अभी भी ऊपर ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक फोकस भी नहीं है। फिर ये भी है कि इवन दो ये गवर्नमेंट ने आपस में तकरीबन कोई 25 बजट्स कर चुके हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस उस तरह से सामने नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो नी जर्क, जिसे हम कहते हैं नी जर्क रिएक्शंस हैं, और एड हॉक किस्म का काम हो रहा है, कोई प्लान तरीका नहीं है, रोड मैप नहीं है जिससे पता लगे कि हम मुश्किलात से निकल आएंगे। सो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि ये हमारा जो है IMF से कुछ। बट सर हाउ डू यू सी इट, आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि देखें हसन खावर साहब भी मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूंगा इस मामले में। 2 महीने में तो ये सारी सूरत हाल नहीं हो सकती ना। ये PTI ग्रोथ की बात करती थी 6%, अब ये लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हदफ हमारा 5% है। ये कैसे हो सकता है? 4.6 तक गालिबन मुझे पता चला था कि ग्रोथ हुई थी। तो सर ये कहते हैं ना कि वो हादसात एक दिन में नहीं होते, वक्त करता है परवरिश बरसों। आप अगर ये देखें कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव के शुरू हुए थे, असरात आने शुरू हुए हैं और गहमा गहमी हुई है, उस वक़्त से अभी तक कोई 25 रुपए की तो डिवैल्यूएशन हो चुकी है। रुपए वैल्यू 25 रुपए का मतलब है कि इस वक्त इस दौरान आपने तकरीबन 2000 अरब से ज़्यादा के कर्जे आपके बढ़ गए हैं, चढ़ गए ऊपर। ठीक है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपका पेट्रोल की कीमत भी उसकी वजह से बढ़ रही है, और बिजली की कीमत भी बढ़ रही है। सो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो है ना वो करेंसी की स्टेबिलिटी का है, कि ये 7-8 हफ्तों में जो स्टेबिलिटी थी, तो अनसर्टेनिटी की वजह से ना सर, कोई भी हुकूमत होती है उसके साथ यही मामला होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मेरा ख्याल है अगर रजीम चेंज ना होती तो इस वक्त हमारा 165-170 के दरमियान होता डॉलर, और उसकी वजह से हालात इतने बेकाबू ना होते। ये तो अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि एक गवर्नमेंट को आपने बिल्कुल निकाल के एक दूसरी गवर्नमेंट लगाई है, और दूसरी गवर्नमेंट जो है वो तैयार नहीं है, वो उसकी कोई तैयारी नहीं है, और वो नज़र आ रहा है कि एक दिन आप पेंशन बढ़ाते हैं, दूसरे दिन पेंशन ख़त्म करते हैं, तीसरे दिन फिर पेंशन बढ़ा देते हैं।
आप हफ्ते की छुट्टी जो है उसको ख़त्म करते हैं, फिर उसके 2 दिन बाद हफ्ते की छुट्टी वापस आ जाती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। साउंड्स लाइक ओल्ड स्कूल सर, बिल्कुल वो जैसे पहले होता था ना, ये तो अब तो कहते हैं डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट, और वो स्मार्ट वाला मामला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। वो ओल्ड स्कूल में जो सारी सूरत हाल होती थी वही। अच्छा, हसन खबर साहब ये मेरे साथ मौजूद है। हसन साहब, अब तो ये माहिर माशियात भी ये बात कह रहे हैं रिजीम चेंज नहीं होती तो सूरत हाल बेहतर होती, लेकिन एक बात तो है सर, IMF के मुआहदों की आपने पासदारी नहीं की, उनको आपने अहमियत नहीं दी, इज्जत नहीं दी, शायद इसी वजह से ये मामला है। ये है सर? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की है। देखिए, अगर ये रजीम चेंज ना होती तो बड़ी, और सिर्फ एक पेट्रोल की सब्सिडी थी जिसके लिए हमने फाइनेंसिंग अरेंज की थी, हम फिस्कल अरेंजमेंट्स कर रहे थे। ये जो अनसर्टेनिटी एकदम आई है और मुल्क को एक झटका लगा है, और लोगों का ये ख्याल था क्योंकि पिछले 3.5 साल से महंगाई कर रहे थे, कभी 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे कहते थे पेट्रोल बम गिर गया है, हमारे दिल में दर्द होती है जब 1 रुपया बढ़े, कभी ये लोग इस तरह की बातें करते थे। लोगों का ख्याल था कि शायद इनके पास कोई जादू की छड़ी है। अरे सर, 2 रुपए तो सर आपने भी नहीं बढ़ाए थे, फरवरी में आपने 12 रुपए बढ़ाए थे, 10 रुपए की समरी आई थी, आपने 12 रुपए का इजाफा कर दिया था। अब मैं आपको बिल्कुल यही कह रहा हूँ ना कि ये तो कहते थे ना कि 1 रुपया बढ़ने से दिल में दर्द होती है। इन्होंने पिछले 3.5 एक इलेक्टेड हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जाली बातों के ऊपर किया, महंगाई मार्च के झूठे वादे किए। ये महंगाई मार्च इसलिए किया था कि महंगाई लेके आनी थी, और आज जो वो बजट लाई है, बजट ऐसा है कि एक तरफ वो आवाम के ऊपर तलवार है और दूसरी तरफ उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो किसी सूरत अचीव नहीं हो सकती। मतलब इस किस्म के वादे वही किए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 800 अरब का प्रोविंशियल सरप्लस रखा हुआ है, 800 अरब का। ठीक है कि सूबे जो हैं वो 800 अरब की बचत करके देंगे। तो क्या आप सूबे में तरक्की का पहिया जाम कर देना चाहते हैं? मतलब आप मुझे ये बताएं। फिर इन्होंने ये अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए कोई मेजर नहीं रखी, कोई मेजर। इसका मतलब ये है कि ये सारा प्रेशर करेंसी के ऊपर आएगा। 5% ग्रोथ के साथ इंपोर्ट कितनी ग्रो करेगी, ये आपस में कोई मैच नहीं करे। आपने अभी इन्फ्लेशन के टारगेट की बात की, आप मुझे बताएं कि अगर इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेनी है, अगर हर चीज आगे करनी है, तो 11% महंगाई। वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, 11% कैसे हो सकती है? ये तो 200 पर चली जाएगी। ये मतलब मैं इतना बहुत बड़ा माशी माहिर नहीं हूँ, जब मेरी बात ये समझ में आ रही है तो सर माशी माहिरीन तो ये कह रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैंने स्टार्ट में यही तो कहा कि मैं अगर मैं बोलूँ मैं चांद पे जा रहा हूँ तो आप मुझसे सवाल करेंगे कैसे, तो ये कैसे है, ये किस तरह? आप ये झूठ है ना। इन्होंने, आपने बिल्कुल सही बात की है। आपको पता है हफीज़ पाशा साहब जो बड़े अच्छे माहिर माशियात है, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की है। उन्होंने कहा कि इस साल 23% महंगाई होगी। 23% उनकी कैलकुलेशन है। आयशा गौस पाशा की जो जिनकी अहलियाँ हैं, ये उनका अपना अंदाज़ा है और उनका अंदाज़ा जनरली ऑन द मार्क होता है। उन्होंने भी 1% वैसे मुरव्वतन कम करके बताई है। जी नहीं, बजट से पहले बताइए ना कि बजट के अंदर जितने इन्फ्लेशनरी मेजर्स आए हैं, अब लगता ये है कि ये 25% से भी तजावज़ कर जाएगी जो महंगाई का लेवल है। तो ये एक तूफान है। और आप जब ग्रोथ की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कि ग्रोथ जो है वो किसी सेक्टर में ग्रोथ होती है ना। एक्सपोर्ट्स आपने देख ली नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं। अच्छा, अगर आप देख लें रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बुरे हाल है, वो चीखें मार रही हैं। इस वक्त मैं अभी टीवी पे देख रहा था कि व्यापारी एहतजाज करते वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के दरवाजे के ऊपर हैं, रिटेल के ऊपर आप तलवार गिरा रही हैं। तो आपने किस सेक्टर को ग्रो करना है? ये 5% ग्रोथ कहाँ से आएगी? ये तो 1-1.5% ग्रोथ लगता है कि इस साल बमुश्किल आप कितनी छोड़ के गए थे सर? कर सकेंगे 5%, देखें 6% छोड़ के गए थे ना? 6%। और ये नंबर्स तो वैलिडेट किए इस हुकूमत ने। इस हुकूमत ने आकर जब अपना इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट किया है तो ये इनको बताना पड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 6% ग्रोथ देके गई थी, जिसके अंदर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल किया था। करंट अकाउंट डेफिसिट को जिक्र करना ग्रोथ के साथ इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पिछले कई डेकेड से बूम एंड बस्ट साइकिल है। जब आप ग्रो करते थे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ जाता है कि IMF के पास जाना पड़ता है। पहली हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसने ग्रोथ भी अचीव की और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल किया। तो ये वो साइकिल। एक और मसला भी तो है ना इंडस्ट्री के हवाले से, इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, 13.25% गालिबन अगर मैं सही हूं तो यही अभी शरह सूद चल रही है और इसमें कहा जा रहा है, माशी माहिरीन कह रहे हैं कि इसमें इजाफा हो सकता है। ये इंडस्ट्रियां कहाँ जाएंगी सर? पर ये क्या बंद के दहाने पर पहुंच जाएंगी?
देखिए, एक बात है कि ये तो अब इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इन्फ्लेशन के साथ साथ चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए। अच्छा। और अगर डिफ़ॉल्ट खुदा ना खास्ता अगर होता है तो फिर बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ बन जाएंगी। तो नंबर 1 इशू है कि हमने अपना IMF से प्रोग्राम करके डिफ़ॉल्ट से बचना है। उसके बाद दूसरा है जो हमारे मुल्क के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करना है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ है वो बिजली का निज़ाम है। अब बिजली का निज़ाम जो है वो हमने ये जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और PMLN इसके कलीदी प्लेयर्स हैं। ये बिजली का निज़ाम जो है जो इंपोर्ट बेस बना दिया गया है, जिसको इतना महंगा बनाया है, ये इन दो पार्टीज़ के स्ट्रेटजी की वजह से बना है। ओके। सो अब ये है कि अब आपने देखा कि खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि आइंदा से हमारी तौबा कि हमने कोई प्लांट ऐसा नहीं लगाना जिसकी इम्पोर्टेड चीज़ हो। तो मैं कहने का मकसद ये है, तो 10 साल पहले ये काम करना चाहिए था ना। आज जब वो चिड़िया चुग गई खेत तो अब हमें याद आया है कि ये तो इम्पोर्टेड है। ऊपर से हमें ये भी याद आया कि बहुत महंगा है। आप सोचें कि कैपेसिटी पेमेंट ही इन प्लांट्स की इनकी कोई 1400 अरब की कैपेसिटी पेमेंट है, और वो मैं पढ़ रहा था कि बजट में तो सिर्फ 500-550 रखी गई है। तो ये कैपेसिटी पेमेंट्स कहाँ से आएंगी? हत्ता कि IMF ने ये कहा है कि आप CPEC के मायदे जो हुए हैं पावर सेक्टर में इनको रीनेगोशिएट करें। अब ये मायदे किसने किए थे ये तो पूछे ना कि ये CPEC पे पावर सेक्टर में किसके मायदे हैं, किन्होंने दस्तखत किए थे जो आज आपको IMF कह रही है कि इनको आप ठीक करें, इनमें बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग है और दूसरी चीज़ें हैं। तो एक बड़ी मुश्किल हालात हमारे लिए क्रिएट हुए हैं, क्योंकि ये तजर्बाकार लोग जो हैं 30 साल से हुकूमत में हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश किया है। किसी सूरत भी इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजली का निज़ाम नहीं चाहिए, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमारा अच्छा खासा निज़ाम बन रहा था पहले पानी पे, बिजली और जब ये इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी की तो कम से कम 10 मेजर डैमों पे काम इसीलिए शुरू कराया कि ये बिजली भी देगी और पानी भी मिलेगा। बिल्कुल। और बिजली जो होगी वो डोमेस्टिक होगी, उसके लिए आपको इंपोर्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, ऑल्टरनेट एनर्जी को नहीं डेवलप किया गया। अब ये जो एनर्जी वाले अब कहते हैं कि हमें इम्पोर्टेड एनर्जी नहीं लगानी चाहिए थी, तो वो आप जब दुनिया सोलर लगा रही थी उस वक़्त हम धड़ाधड़ कोयले के प्लांट लगा रहे थे, वो भी इंपोर्ट के बेसिस पे लगा रहे थे। और उसका आर्किटेक्ट जो था यहाँ हैं वो अभी भी हुकूमत में अब बैठे हुए हैं। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन्होंने ये सारी गलतियाँ पहले की हैं अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अब वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे? तो एक क्रेडिबिलिटी। सर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक मैं सवाल चाह रहा हूँ आपसे प्रिसाइजली, आप उसका जवाब दीजिएगा। आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि मुस्लिम नून के मुख्तलिफ रहनुमा दावा कर रहा है 3 महीने मुश्किल है, उसके बाद तो सब सेट हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 3 महीने बाद जो बिजली का बिल आएगा ना उसमें झटका भी है जबरदस्त किस्म का। 3 महीने बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर? देखिए, 3 महीने में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हमारे लिए मुश्किल होंगी, क्योंकि कीमतों का फुल ब्लास्ट वहाँ पे पड़ रहा होगा और उसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन खासी होगी। लेकिन वो आपको कड़वी गोली भरनी पड़ रही है, क्योंकि इतने अरसे से ये IMF के कोई 22 प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिनको मुकम्मल नहीं किया गया। अब ये जो प्रोग्राम है इसको भी डिरेल किया रजीम चेंज ने, क्योंकि इससे पहले जो तल्लुकात थे IMF के शौकत तरीन साहब के साथ वो बड़े हार्ड नेगोशिएशंस होती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कंक्लूजन पे पहुंच जाते थे। अब तो ये है कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। अब मसला ये है कि क्योंकि एक बहुत बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट है, 15-16 पार्टीज हैं, बिल्कुल आपको कंसल्टेटिव प्रोसेस ही है एक डिसीजन लेने का। वो लंदन से कराची, कराची से लाहौर और इस्लामाबाद और दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है, और फिर
आप जाके डिसीजन के काबिल होते हैं, और वो डिसीजन भी जैसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, उस वक्त तक डॉलर 184 से 202 तक चला जाता है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन के बाद ये मैं दोबारा ज्वाइन करेंगे। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जनाब सीमेंट जो है उसकी फरोख्त में 17% कमी आई है। अच्छा, ये एक ऐसा सेक्टर है, सिर्फ सीमेंट ही नहीं है, सरिया है, बजरी है, मजदूर है, पेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। गालिबन 50 के करीब इंडस्ट्रियां इस कंस्ट्रक्शन के साथ चल रही होती हैं। फिर स्टेट का काम आता है, बिल्डर्स का काम आता है, ये तमाम क्या ठप पड़ जाएगा? क्योंकि सीमेंट की फरोख्त अगर कम हुई है तो आप समझ लें सब चीज़ों की फरोख्त कम हुई है, और आप फिर समझ लें इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। सूरत हाल क्या होगी, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।